एक में डाल देते हैं। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, है ना। डाइलेक्ट्रिक हमेशा नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, जैसे मिका हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, पेपर हो गया, है ना, एयर हो गया, तो ये सब डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग एनसीईआरटी भी हम तो हमें ज़्यादा बनाना नहीं पड़ेगा अगर हम यहाँ पे रखे रहेंगे तो। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपके पास सब्सटेंस है, और अगर सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, तो क्या होगा आपका, उसके पास कुछ एटम होंगे, है ना, एटम होंगे, और वो एटम शुरू में जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई नहीं करते हो, है ना, तो वो उन एटम के पास या मॉलिक्यूल होंगे या एटम होंगे। कोई भी चीज़ मॉलिक्यूल या एटम से मिलकर बनी होती है, तो हम अगर मॉलिक्यूल मान लेते हैं तो वो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, नॉन पोलर या पोलर हो सकता है। इसका मतलब कोई भी जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि H और H है, HH है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अगर ये एटम है, ये एटम है, तो दोनों की पोलरिटी से, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है दोनों की आइडेंटिकल है। इसका मतलब कि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, कोई भी पोलराइज चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे Cl और Cl होता तो इनके बीच में जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्टली बीच में होते, कोई भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि दोनों के अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो बराबर है। लेकिन अगर HCl मॉलिक्यूल ले ले तो हम लोग जानते हैं कि Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। इसका मतलब जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, और अगर अट्रैक्टेड होंगे तो हम कहेंगे कि क्लोरीन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका H2 मॉलिक्यूल था ये पोलराइज नहीं हुआ था, इसमें शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर एटम की तरफ शिफ्टेड नहीं थे, ये पोलराइज नहीं था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा जाएगा। Cl2 जो है दैट इज आल्सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि दोनों एलिमेंट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। इसका मतलब कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम की तरफ शिफ्टेड नहीं होंगे। लेकिन जो ही हम HCl की बात करेंगे, HCl के केस में जो इलेक्ट्रॉन था क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड था। इसका मतलब कि यहाँ पे पोलराइज हो गया मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल पोलर बोला जाएगा। तो हम कहेंगे कि अगर मान लीजिए बहुत सारा आपके पास HCl मॉलिक्यूल आ गया, तो HCl मॉलिक्यूल जब कोई चीज़ HCl से बनेगी तो वो पोलर सब्सटेंस बोला जाएगा। इसका मतलब कि आपके पास रियल लाइफ में दो टाइप के सब्सटेंस होंगे, या तो वो पोलर होंगे या तो वो क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। अब पोलर मॉलिक्यूल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल को अगर हम आके डिफाइन करें, यहाँ पे हमने डेफिनेशन डाला होगा पोलर और नॉन पोलर कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो डेफिनेशन में लिखा है हमने कि अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग है, इसका मतलब वो पोलर मॉलिक्यूल है। और अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो जिससे वो सब्सटेंस इंटीग्रेटेड है, बना हुआ है, वो पोलर डाइलेक्ट्रिक बोला जाएगा। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक एग्जाम्पल क्या हो गया, आपके पास वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, अरे सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, गलत लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, मेथनॉल हो गया, है ना, ये सब पोलर सब्सटेंस है। पोलर और वाटर क्या काम करेगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक का काम करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, पोलर डाइलेक्ट्रिक का काम करेगी, है ना। इसी तरह से जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो क्या होते हैं, तो ऐसे नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस जिनके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, है ना, और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करता है। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है H2N2, है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या हो गए, तो डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। जितने भी नॉन कंडक्टिंग जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे,
सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जो एटम को छोड़ के जा नहीं सकते हैं कहीं। इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं, चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं है, तो उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। और एवरी इंसुलेटर एक्ट एज ए डाइलेक्ट्रिक्स, उन्हें डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग बुक पे, जो हमें फिगर ना बनाना पड़े। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये जो आपका दिखाया गया है, पहला वाला जो दिखाया गया है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हमने अप्लाई नहीं कर रखा है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई हमने नहीं कर रखा है तो हमने कहा कि यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करता है, और पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करता है, तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ सब्सटेंस हो गया। इसका मतलब ये ऐसा इंसुलेटर है जिसके अंदर एवरी मॉलिक्यूल और एटम आर नॉन पोलर इन नेचर। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक को हम लोग कहेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहती है तब ये सेंटर्स ऐसे ही कोइंसाइड नहीं, पॉजिटिव सेंटर, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करता है। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये जितने भी हैं जो इसमें निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, कहीं इधर आ जाएगा, इधर कहीं आ गया, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो अलोंग द फील्ड आ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग ये कहेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स या एटम थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या हो गए, पोलराइज हो गए, इंड्यूस्ड हो गए एक तरह से। तो ये कहेंगे ये जो डाइपोल है ये इंड्यूस्ड डाइपोल बोला जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब डाइपोल पहले से नहीं था, मॉलिक्यूल पोलर नहीं था, लेकिन यहाँ पे टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आ गए। और जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इसी सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं। हमने कहा कि जो ये मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पोलराइज हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अब्सेंट कर दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, फिर से वो कोइंसाइड करने लगेगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होंगे जो क्या कर रहे होंगे, जो पहले से पोलर होंगे, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे पहले से पोलरिटी है। अब ये कौन एग्जाम्पल हो सकता है, हमने कहा वाटर हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है ना। ये क्या है, ये सारे सब्सटेंसेस पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, जैसे मान लीजिए कि एक डाइपोल ऐसे है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो दूसरा वाला कुछ ऐसे ही आएगा ताकि इसको कैंसिल कर दे, है ना। मान लीजिए कि इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ गया और ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है मॉलिक्यूल की वो तो पोलर नेचर की है, लेकिन जो एग्रीगेट आइडेंटिटी है एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल कर दे रहे हैं। मतलब जो पूरा सब्सटेंस है अगर उसके पोलरिटी की बात करी जाए तो कोई भी पोलरिटी नहीं होगी, क्योंकि अंदर जो टीनी डाइपोल्स हैं इनके इफेक्ट आपस में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। लेकिन ज्यों ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही ये जो डाइपोल होते हैं ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड कर लेते हैं। जैसे हमने कहा था कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाते हैं डाइपोल, जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था। क्या पढ़ा था कि अगर कोई मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी डाइपोल को हम लोग रखते हैं तो डाइपोल अपने आप को अलाइन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन में अलाइन करता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता था, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। इसका मतलब जो P का डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाए। इसी तरह से ये टीनी डाइपोल्स हैं, और अगर ये टीनी डाइपोल्स हैं तो दे अलाइन इटसेल्फ अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब अलाइंड होंगे तो होगा क्या, देखिए ये भी अलाइंड हुए और ये भी अलाइंड हुए, तो दोनों से फर्क क्या पड़ा, ये लोग जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने अप्लाई कर रखा है उसको, उसके इफेक्ट को ये लोग क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। कैसे मिनिमाइज कर रहे हैं, देखिए
मान लीजिए रेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, या इसे ई नॉट से दिखा देते हैं जो हमने अप्लाई करा है दोनों जगह पे, हम नीचे की बात करें या ऊपर की बात करें। लेकिन जब डाइपोल अपने आप को अलाइंड करेंगे तो डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसका मतलब कि ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई प्रोड्यूस बाय द डाइपोल्स, जितने भी सारे डाइपोल हैं सब मिल के इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये ग्रीन वाले को करेंगे क्या, इसके इफेक्ट को ये मिनिमाइज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसका मतलब जब भी आप कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो ये कैपेसिटर है मान लीजिए, और अगर ये कैपेसिटर है तो यहाँ प्लस चार्ज होगा, यहाँ माइनस चार्ज होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ। और जिन ही इसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, इसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो भी डाइपोल है वो डाइपोल अपने आप को अलाइंड करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, मिनिमाइज करेगा, जिससे जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो अफेक्ट होगा। कुछ और फिजिकल क्वांटिटी इफेक्ट होंगी, उनकी हम लोग बात करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें ये पता चल रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी बिटवीन द कैपेसिटर वो कम होने वाली है, उसका भविष्य हमें खतरे में दिखाई दे रहा है, वो कम होगा, न्यूट्रलाइज तो नहीं हो जाएगा, जीरो तो नहीं हो जाएगा, लेकिन कम होगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या क्या समझ में आना चाहिए कि इन जो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस थे, चाहे वो पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, उन दोनों का रोल क्या है। उन दोनों का रोल है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक टीनी डाइपोल्स देते हैं पोलराइज होके, है ना, जिन्हें हम लोग कहते हैं कि वो जो डाइपोल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और सब के सब डाइपोल मिलके जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूट्रलाइज करती है कुछ हद तक, है ना, पूरा नहीं न्यूट्रलाइज करती है लेकिन कुछ न्यूट्रलाइज करती है, मतलब कमज़ोर बनाती है, वीक बनाती है। तो ये डाइलेक्ट्रिक्स हो गए, या यूं कहें नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस आर डाइलेक्ट्रिक्स। तो वो एग्जाम हमने लिख दिया यहाँ पे कि जो हमारे डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं। एग्जाम्पल में आप जितने भी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है सबका नाम ले सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लासीफाई किया है डाइलेक्ट्रिक्स को, हमने एक स्टेट के हिसाब से क्लासीफाई किया है, वो सॉलिड भी हो सकता है, मिका हो गया, पेपर हो गया, है ना, ये पेपर हो गया, जितना ये जितने भी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, वुड हो गया, है ना, ये सब के सब नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, दे एक्ट एज ए डाइलेक्ट्रिक। इसी तरह से डाइलेक्ट्रिक लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, गैसियस स्टेट में हो सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर हो गया। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं या नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं वो तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद हमने कहा कि दूसरा तरीका था क्लासीफाई करने का, पोलर और नॉन पोलर। जो पोलर डाइलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे दिया। ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। अब पोलराइजेशन क्या होता है इसकी बात करते हैं हम लोग। तो पोलराइजेशन कुछ नहीं होता है, पोलराइजेशन सिंपल डेफिनेशन है कि पर यूनिट, है ना, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जितने भी डाइपोल्स होंगे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तभी आपको डाइपोल मिलेंगे, अदरवाइज आपको कोई भी, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, नेट डाइपोल नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यूनिट वॉल्यूम में जितने भी डाइपोल्स होंगे, जितने भी डाइपोल होंगे, है ना, यूनिट वॉल्यूम में, उन्हीं को हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द पोलराइजेशन, जिसे हम वेक्टर P से डिनोट करते हैं। और अगर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है ना, ये सब पे मत जाइए क्योंकि ये सब बीएससी या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है आपको, बस आप जानिए, है ना, कि आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी डायरेक्शन में बढ़िए आपको सेम प्रॉपर्टी मिले, उसे कहते हैं आइसोट्रोपिक, है ना, सारी डायरेक्शन में सेम है, उसे आइसोट्रोपिक बिहेवियर कहते हैं, है ना। और लीनियर, अगर इंक्रीज भी कर रहा है तो लीनियरली इंक्रीज करे, रैपिडली ना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज ना करे, लीनियरली इंक्रीज करे। तो लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक ही हमारे कोर्स में है ना। तो आप डाइलेक्ट्रिक कहो या लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक कहो, आपके लिए दोनों बातें बराबर है अभी तक के लिए,
ठीक। तो P जो होता है XCE, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं ससेप्टिबिलिटी डिफाइन करना है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है ये जानना जरूरी है। हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि ऊपर से बिजली कड़कती है। अब बिजली कड़कती है तो जमीन जो अर्थ है, ये अर्थ हो गया है, और ऊपर क्या हो गया, क्लाउड हो गए। तो क्लाउड और अर्थ के बीच में कौन है, क्लाउड और अर्थ के बीच में एयर है, और एयर एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है ना, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक का काम कर सकता है। इसका मतलब कि जो ऊपर बहुत सारे चार्ज, निगेटिव चार्ज ऐसे क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। निगेटिव चार्ज ऊपर बहुत सारे निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गए मान लीजिए, और नीचे क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज हो गए, मान लीजिए ग्राउंड से पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो इनके बीच में, अब देखिए बीच में जो भी एटमॉस्फेयर है, ये अब ये एक तरह से प्लेट आप समझ सकते हैं। एक कैपेसिटर की प्लेट ये हो गई जहाँ पे निगेटिव चार्ज है, दूसरे कैपेसिटर की प्लेट हो गई पॉजिटिव चार्ज है, और बीच में ये सब डाइलेक्ट्रिक है। अब क्या करेंगे कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये एक हद तक इलेक्ट्रिसिटी को बर्दाश्त करेगा। आफ्टर दैट ये क्या करेगा कि ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज ये एटम है, कोई एयर का एटम है, और ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है उसका, और इसके अराउंड में ये निगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस स्पेस में हो गई, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नॉकआउट हो गया। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल के अलग हो गया, और इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। इलेक्ट्रॉन अलग होने का मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये निगेटिव चार्ज हो गया। अब ये चार्ज क्लाउड्स हो गए, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है ऊपर से नीचे फ्लो करेगी। वह इसीलिए कहते हैं कि जो आसमान से बिजली गिरती है, कैसे गिरती है, क्योंकि जो एयर है ये आयोनाइज हो जाते हैं, और एयर को आयोनाइज होने के लिए एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं दैट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो अपने ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो न्यूक्लियाई है वो सेपरेट हो जाएंगे, और वो कंडक्ट करने लगेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। जो ही ब्रेक डाउन होगा एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड होगा जो कंडक्टर तरफ बिहेव करेगा और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने का रास्ता प्रोवाइड कर देगा। वही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा जाता है किसी मटेरियल का। तो डेफिनेशन में क्या है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दैट कैन एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रिक विदाउट कॉजिंग ब्रेक डाउन, है ना। एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जहां तक ब्रेक डाउन नहीं होगा, लेकिन उस वैल्यू से आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब अब वो एयर या डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर नहीं रहा, दैट बिकम ए कंडक्टर आफ्टर ब्रेक डाउन। जब ब्रेक डाउन होगा तो बहुत सारे चार्ज रिलीज होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए होंगे, और बहुत सारे एटम्स फ्री हो गए होंगे जो चार्ज को क्या करेंगे, या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए रास्ता प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कुछ सब्सटेंस हमने लिखा है, उनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिखा है। तो जैसे एयर है, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे कम होता है 0.8 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, है ना। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर 10⁶ अगर वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्पेस में हम लोग जनरेट कर दें तो वहाँ ब्रेक डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा भी एक्सीड करेगा तो, ठीक है। तो ये तमाम सब्सटेंस है जिनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। ये मतलब हर डाइलेक्ट्रिक, हर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस के इलेक्ट्रिक फील्ड बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। आफ्टर दैट जब वो क्षमता एक पार किया जाता है, वो लिमिट पार किया जाता है, तो उनके अंदर ब्रेक डाउन होता है। अब वो इंसुलेटर नहीं रह जाते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, अब वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। खैर, तो ये हो गया आपका कुछ डेफिनीशंस, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये डेफिनेशन ससेप्टिबिलिटी हमने नहीं दिया है, ये दे देंगे इसकी डेफिनेशन ससेप्टिबिलिटी की, और बाकी से कुछ रिलेशंस हैं वो हम बता देंगे। अब इनका फ़ायदा क्या है, देखिए, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी अफेक्ट अबाउट थ्रू द डाइलेक्ट्रिक। हमने कहा कि ये कैपेसिटर है और
इसका प्लेट एरिया सपोज हमने मान लिया कि प्लेट एरिया मान लीजिए कि A है, और जो सेपरेशन है, प्लेट सेपरेशन है D है प्लेट्स के बीच की, या बना ही देते हैं। तो ये प्लेट एरिया जो है A है, और जो प्लेट सेपरेशन है वो क्या है, हमने मान लिया D है। ये प्लेट सेपरेशन D है। तो हमने इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था, सपोज उसे C नॉट कह दे रहे हैं, वो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। लेकिन अगर हम इसी सिस्टम को, इसी कैपेसिटर को के बीच में अगर हम नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस मतलब डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दें, अगर मान लीजिए इन प्लेट्स के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस फिलअप कर दिया, ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस फिलअप कर दिया हमने, है ना। अब क्या होगा, जो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी वो K टाइम्स, वेयर K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाएगी। इसका मतलब K टाइम्स C नॉट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वेन एवर वी इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, कैपेसिटेंस गोइंग टू इंक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। अब ये बैटरी से जुड़ा हो या बैटरी से ना जुड़ा हो, कैपेसिटेंस इंक्रीज करना ही है अगर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो, ठीक है। बाकी क्वांटिटी कैसे अफेक्ट होंगी, क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होंगी, देखिए सबसे पहले हम लोग चार्ज की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड, ये कैसे अफेक्ट होता है। उसके बाद हमने कहेंगे फोर्स बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जो फोर्स पहले लग रहा था अब जो लग रहा है वो कैसे अफेक्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, ठीक है, ये कैसे अफेक्ट होगा प्लेट्स, इसकी बात करेंगे हम लोग। एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे, कैपेसिटेंस की बात कर ही लिए हम लोग। तो ये सारे जो हैं छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप कोरिलेट करते हो कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक और विद डाइलेक्ट्रिक में क्या फ़र्क है ना। तो हमने अभी तक जो हमने आपको ब्रीफ किया है, डिराइव भी नहीं किया है, ब्रीफ किया है हमने कि जो आपका कैपेसिटेंस है आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस गोइंग टू इंक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है कितने टाइम्स, K टाइम्स। अगर कोई परसेंटेज इंक्रीज की बात करे, कैपेसिटेंस के परसेंटेज इंक्रीज की बात करे, वो भी बता सकते हैं। परसेंटेज इंक्रीज दैट इज चेंज इन कैपेसिटेंस अपॉन इनिशियल कैपेसिटेंस इंटू 100 होता है फार्मूला। और चेंज कैपेसिटेंस का मतलब कि जो C हो गया जो था अपॉन C नॉट इंटू 100। C नॉट को अलग अलग कर दीजिए, C बाई C नॉट -1 इंटू 100 हो जाएगा, हाँ इतना परसेंट आएगा। और C बाई C नॉट K के इक्वल आता है, तो ये K -1 इंटू 100 आ जाएगा। तो ये परसेंटेज इंक्रीज इन कैपेसिटेंस हो जाएगा कि कितना परसेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो बड़े आराम से इतना आपको स्टेप से बचेंगे चीज़ों के। K -1 इंटू 100 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है कैपेसिटेंस, अगर कोई परसेंटेज पूछता है तो। खैर डिराइव करते हैं हम लोग कि कैसे इस चीज़ को डिराइव किया जाए, ठीक। तो डेरिवेशन देख लेते हैं। तो हमने कहा कि लेट ये हमारे पास कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स है जिसकी प्लेट एरिया हमने मान लिया A है, और दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, ये D डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इनका प्लेट एरिया हमने मान लिया कि जो प्लेट एरिया है ये A है, ठीक है। इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया, तो ये डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया। अब फुली फिलअप किया है, क्वेश्चन पार्शियली का भी आता है, तो अभी हम लोग सबसे सिंपलेस्ट केस करते हैं, फुली फिलअप कर दिया है। तो हमने कहा कि अगर फुली फिलअप कर दिया है तो क्या होगा, तो जो ये प्लेट थी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा था, और इसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था इस वाले प्लेट पे। हमने कहा
कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, जब पॉजिटिव प्लेट से आप कहाँ जाते हो, पॉजिटिव प्लेट से आप निगेटिव प्लेट पे जाते हो, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लेट से जब निगेटिव प्लेट पे जाते हो, या पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कह सकते हैं V प्लस और माइनस V माइनस, इन दोनों प्लेट्स के जो पोटेंशियल होंगे, पॉजिटिव प्लेट का जो पोटेंशियल होगा V प्लस मान लिया और निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल जो हमने V माइनस मान लिया, और इसी के डिफरेंस को हम V कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, अगर इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E है प्लेट्स के बीच में, तो हम लोग जानते हैं E इंटू डी होता है, E इंटू डी हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स V इक्वल्स टू E इंटू डी हो गया। वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये डायरेक्ट थ्योरी यूज़ करेंगे कि E नॉट बाई के हो जाता है, K टाइम्स रिड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। E नॉट कब की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तब की इलेक्ट्रिक फील्ड है जब इसके बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं था। तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होती थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर अपॉन के हो गया। दैट मीन्स सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो गया। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो ये क्या लिख सकते हो आप, Q बाई A इंटू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका E की वैल्यू। तो ऊपर प्लेस कर देते हैं हम लोग 10, V इक्वल्स टू Q बाई A के एप्सिलॉन नॉट D हो गया। से दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। अब फ्रॉम डेफिनेशन, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या थी, C इक्वल्स टू Q बाई V था। अब V की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, रख देते हैं Q D अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट। कुछ कटता हुआ नज़र आ रहा है, Q कट गया कम से कम, क्या हो गया, दैट कम्स आउट टू बी, जो सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा, तो दैट इज़ के A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या हो गया, D हो गया। तो ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। ये बात समझ में आ गया। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जो ये वाला पार्ट है, ये कैपेसिटेंस था कैपेसिटर का जब वैक्यूम था उनके बीच में या एयर था। तो हम लिख सकते हैं C इक्वल्स टू के टाइम्स C नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटेंस increases by k टाइम्स। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है?